हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये एक बहुत ही अवेटेड टॉपिक था। बहुत बार बार सर इवोल्यूट इन्वोल्यूट करा दो, इवोल्यूट इन्वोल्यूट करा दो। सो हियर वी आर विथ द चैप्टर इवोल्यूट एंड इन्वोल्यूट फ्रॉम कैलकुलस इंटीग्रेशन। ओके, तो जस्ट एज द अदर टॉपिक्स हम लोग बिल्कुल कोशिश करेंगे इन वन सिंगल लेक्चर पूरा पोर्शन हम लोग कवर कर सके। मैं श्योर नहीं हूँ कितना लेंदी होगा ये, क्योंकि इवोल्यूट इन्वोल्यूट हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट नहीं कर सकते। डेफिनेटली उसके पहले हमें कुछ चीज़ें जानना है, देन वी कैन रीच टू इवोल्यूट इन्वोल्यूट। तो उनमें से जो चीज़ें जानना है ये बिल्कुल इसी ऑर्डर में पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। पहले हमें पढ़ना है कर्वेचर ऑफ अ कर्व क्या होता है, जो कि स्क्रीन के ऊपर अभी दिख भी रहा है। ठीक है, कर्वेचर के बाद आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सर्किल ऑफ कर्वेचर। ये चारों हो जाने के बाद वी कम टू इवोल्यूट एंड इन्वोल्यूट, क्योंकि इवोल्यूट का जो डेफिनेशन है उसी में ही हमें वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सब सर्किल वगैरह ये सब हमें चाहिए। ओके, सो कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सर्किल ऑफ कर्वेचर, चार हो गया। देन इवोल्यूट एंड इन्वोल्यूट। ठीक है, तो बिल्कुल इसी सीक्वेंस में, इसी ऑर्डर में हम लोग चीज़ों को देखते हुए जाएंगे, पढ़ते हुए जाएंगे। And we'll be starting from the topic called curvature of a curve. Okay, so let us start. Okay, so what is curvature basically, right? तो curvature का यहाँ पे जो मैथमेटिकल जो डेफिनेशन है वो तो लिखा हुआ है, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा बता दूँ। कर्वेचर डील्स विथ कोई भी एक कर्व जो होता है वो बेंड जो कर रहा होता है। जैसे कि यहाँ पे एक कर्व दिख रहा है जो कि बिल्कुल बेंड कर रहा है, पी पॉइंट पे, क्यू पॉइंट पे ये बेंड हो रहा है। तो कोई कर्व जब कोई भी पॉइंट पे बेंड हो रहा है तो उस रेट ऑफ बेंड, मतलब कितना बेंड हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द मेन कर्व, विथ रिस्पेक्ट टू द कर्व, कोई आर्क जब बेंड हो रहा होता है तब जो रेट ऑफ बेंड होता है उस आर्क का विथ रिस्पेक्ट टू द मेन कर्व, तो उसी को ही हम लोग कर्वेचर बोलते हैं। अब इसका जो टेक्निकल जो डेफिनेशन है इसके ऊपर मैं आऊँगा थ्रू द डायग्राम। अच्छा, अब ये डायग्राम को थोड़ा सा समझते हैं। तो मैं जो जो जगह पे जिसको पॉइंट करते हुए चल रहा हूँ थोड़ा सा नोट करना, मतलब देखते हुए चलना मेरे साथ, ठीक है। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे एक कर्व है, बाकी चीज़ें मत देखना, सिर्फ ये कर्व को देखना। मतलब ये वाला जो कर्व है ना, सिर्फ इस कर्व को देखना फिलहाल, बाकी मैं एक एक करके बताते हुए चलूँगा। तो ये जो कर्व है, इस कर्व के ऊपर दो पॉइंट्स, मतलब तीन पॉइंट्स दिख रहा है। तो ये सपोज पहले मैं थोड़ा सा बता दूं। सपोज ये जो AP है, दिस AP इस दिस लेंथ इज S, ठीक है, और ये लिखा हुआ भी है इन द डेफिनेशन। तो सपोज दिस लेंथ इज S, ठीक है। और P एंड Q, हालांकि हम यहाँ पे देख के लग रहा है कि P एंड Q बहुत दूर है एक दूसरे से, लेकिन ये तो सिर्फ समझाने के लिए है। अदरवाइज P एंड Q आर वेरी नेबरिंग पॉइंट्स, मतलब एक दूसरे के बहुत पास है P एंड Q पॉइंट्स ऑन द कर्व, ठीक है। मतलब अगर असल में देखोगे तो यहाँ पे P है और यहाँ पे Q है, बिल्कुल साथ साथ। इसको मान लो मैंने जूम करके दिखाया है ताकि वो लेंथ थोड़ा सा दिखे एंड हम लोग चीज़ों को अच्छे से समझ पाए, एक्सप्लेन कर पाए। अच्छा, तो क्या हो गया, तो एक यहाँ पे कर्व के बारे में बात हो रहा है, ये जो कर्व है, और इस कर्व के ऊपर A एक फिक्स्ड पॉइंट है, A को हम लोग नहीं हिलाएंगे बिल्कुल, A एक फिक्स्ड पॉइंट है एंड P एक पॉइंट है जो कि एक मूविंग पॉइंट है। P पॉइंट कुछ इस तरीके से हम लोगों ने लिया है ताकि AP जो ये आर्क लेंथ हो, दैट इज S, स्मॉल s, एंड Q is a very neighboring point of P such that AQ जो लेंथ है दैट इज S प्लस डेल एस। मतलब डेल एस मतलब हम लोग फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं ये वाला एक्सप्रेशन। तो डिनोट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट, डिनोट करने के लिए हम ऐसे डेल एस वगैरह लगाते हैं। सो बेसिकली जो यहाँ पे मीन कर रहा है कि P एंड Q आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, मतलब ये जो लेंथ है P एंड Q के बीच में जो आर्क लेंथ है दैट इज बेसिकली डेल एस। हो गया डन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं P पॉइंट पे, अब देखना ये P पॉइंट पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है, ये वाला टेंजेंट P पॉइंट पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है एंड दैट टेंजेंट इज मेकिंग एंगल जाई विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये रहा, ठीक है, एक एंगल क्रिएट कर रहा है विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। एंड ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है दैट इज द T पॉइंट। सिमिलरली मैंने Q पॉइंट पे भी एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये वाला
ये टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया, विच इज मेकिंग एन एंगल जाई प्लस डेल जाई, ये रहा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट। अगेन ये जो डेल जाई है बेसिकली ये भी वेरी स्मॉल क्वांटिटी जो कि डिनोट करता है कि शाई एंड जाई प्लस डेल शाई आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, मतलब जो एंगल जो है द वैल्यूज ऑफ द एंगल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो फिलहाल ये सिनेरियो है, 2 पॉइंट्स हम लोगों ने कंसिडर किया है जो कि नेबरिंग टू ईच अदर बिल्कुल क्लोज है, ये एक्चुअल सिनेरियो है। और इन दोनों पॉइंट पे हम लोगों ने टेंजेंट ड्रॉ किया, पी एंड क्यू दोनों पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया है। फिलहाल यहाँ तक सिनेरियो है। अब इसके आगे, अब यहाँ पे हम लोग एक साथ तीन टर्म को हम लोग लिखेंगे और देखेंगे भी। नंबर 1 टोटल कर्वेचर। देखो मैं लिखते हुए चल रहा हूँ, थोड़ा सा नोट करना इफ यू वांट, तो लिख सकते हैं कि द टोटल curvature of the arc PQ is defined by the angle del xi. Okay, then ये एक नंबर 1 हो गया टोटल कर्वेचर, ठीक है। टोटल कर्वेचर क्या होता है वो हो गया, मतलब बेसिकली ये जो पी क्यू आर्क है जो मैं बता रहा था, ये वाला पी क्यू आर्क, ठीक है। ये पी क्यू आर्क जो है ये जो दिस क्रिएट्स द टोटल कर्वेचर ऑफ दिस पी क्यू आर्क इज बेसिकली डिफाइंड बाय दिस एंगल। ये जो एंगल है डेल शाई, यही डिफाइन करता है, डिनोट करता है किसको, द टोटल कर्वेचर ऑफ द आर्क पी क्यू को, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना ये जो भी मतलब जब भी कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर वगैरह निकालने के लिए बोला जाएगा इन द क्वेश्चन, तब कोई ना कोई पॉइंट उसमें डेफिनेटली मेंशन रहेगा। तो ये पी वो पॉइंट है जहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, पी क्यू बोल रहे हैं ना, तो ये पी वो पॉइंट है जिसके रिस्पेक्ट में ये सब चीज़ें हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग अभी कर क्या रहे हैं, जो कर्वेचर है उसका जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। लेकिन कर्वेचर का डेफिनेशन को इस्टेब्लिश करने से पहले हमें टोटल कर्वेचर, एवरेज कर्वेचर ये दोनों जानना है, तब जाके हम लोग कर्वेचर को डिफाइन कर सकते हैं। तो हम लोगों ने टोटल कर्वेचर किसको बोला जाता है, मतलब इस एंगल को ही टोटल कर्वेचर बोला जाता है, ये हम लोगों ने देख लिया। नंबर 2 अभी हम लोग देखेंगे एवरेज कर्वेचर। तो हम लोग लिखते हैं कि द एवरेज कर्वेचर ऑफ द आर्क PQ is defined by the ratio del xi by del s। ये हो गया मेरा एवरेज कर्वेचर। अब लॉजिक को समझना, मैंने बिल्कुल शुरू में बताया था ये जो कर्वेचर है ये क्या किसको लेके डील करता है, दिस डील्स विथ द बेंड ऑफ कर्व विथ रेस्पेक्ट टू द आर्क लेंथ, ठीक है। तो मतलब अभी कितना बेंड हो रहा है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दिखाऊं, देखो अगर मैं इस कर्व को देखूं, सर ये थोड़ा सा कम बेंड हो रहा है। अगर इसी सेम पॉइंट पे इस कर्व को देखूं, सर ये उससे ज़्यादा बेंड हो रहा है, थोड़ा सा हिल गया चीज़ें हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा बेंड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे टच नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, मतलब टच होना चाहिए। ये उससे भी ज़्यादा बेंड हो रहा है, सर ये उससे भी ज़्यादा बेंड हो रहा है, उससे भी ज़्यादा बेंड हो रहा है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसका मतलब यही कितना ज़्यादा या कम बेंड हो रहा है, द रेट ऑफ बेंड, इसी को ही हम लोग डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ द वर्ड कर्वेचर ऑफ अ कर्व, ठीक है। और डेफिनेटली ये कोई पॉइंट पे ही होगा, मतलब बेंडिंग जो होगा वो किसी ना किसी पॉइंट पे ही होगा। इसीलिए ही मैं बता रहा था ये को जब कर्वेचर या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब आगे हम लोग जो भी चीज़ें देखेंगे कोई ना कोई पर्टिकुलर पॉइंट पी पे, मतलब कोई ना कोई पर्टिकुलर पॉइंट मेंशन रहेगा इन द क्वेश्चन। तो अब तक हम लोगों ने क्या देखा, ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है डेल शाई, इसी को हम लोग टोटल कर्वेचर बोलते हैं। डेल शाई बाई डेल एस मतलब वही द रेट ऑफ चेंज। हमें पता है हम लोग फिजिक्स में करते थे, इफ़ यू रिमेंबर, डेल एस बाई डेल टी क्या डिनोट करने के लिए, डेल एस बाई डेल टी द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। डिस्प्लेसमेंट वगैरह मिलता था, वेलोसिटी वगैरह मिलता था जिससे, राइट। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ें हैं,
मतलब इसके बाद अगर याद है तो इसके सामने हम लोग लिमिट डेल टी टेंस टू 0 लगाते थे स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस क्या बोला इंस्टेंटेनियस वो मिलने के लिए, राइट। तो यहाँ पर भी सेम लॉजिक से हम लोग फॉलो करते जा रहे हैं, डेल शाई बाई डेल एस। तो ये बेसिकली डिनोट करता है एवरेज कर्वेचर, ये जो रेशियो है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे सिंपल जो वर्ड कर्वेचर है उसका। नाउ नंबर 3, द कर्वेचर। अब जो मेन चीज़ है जिससे हम लोगों ने स्टार्ट किया था, द कर्वेचर ऑफ द कर्व एट, मैंने बताया था कोई भी पॉइंट एक मेंशन रहेगा एट पी इज डिफाइंड बाय कहाँ पे लिखूं, यहीं पे लिखता हूँ, इज डिफाइंड बाय लिमिट, बताया था ना लिमिट लगाना होता है, डेल एस टेंस टू 0 del xi by del s which is equals to di ds। ओके एंड देखो शुरू में ही बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा होगा जो डेफिनेशन मैंने शुरू में लिख दिया था, दैट इज कर्वेचर ऑफ एनी कर्व एट एनी मेंशन पॉइंट p इज गिवन बाय दिस d xi ds एट p। याद करो जब फिजिक्स में हम लोगों ने वेलोसिटी का जो फॉर्म है वो बनाया था, तो इसी से ही बनाया था डी एस डी टी, डेल एस डेल टी के सामने डेल टी टेंस टू 0 लगाया था एंड हमें मिला था डी एस डी टी। यहाँ पर भी सेम लॉजिक फॉलो हो रहा है। पहले हम लोगों ने एवरेज कर्वेचर निकाला, डेल शाई बाई डेल एस, डेल शाई बाई डेल एस मतलब द टोटल अमाउंट ऑफ एंगल चेंज डिवाइडेड बाई द टोटल अमाउंट ऑफ कर्व, जो मतलब जो कर्व का जो इंक्रीमेंट हुआ है पी टू क्यू, जो डिफरेंस है वो कर्व लेंथ डेल एस। अब उसके ऊपर अगर मैं डेल एस टेंस टू 0 लगा दूं, दैट मीन्स मेरा टारगेट ये है कि ये पी एंड क्यू ऑलरेडी नेबरिंग पॉइंट था, अब उनको एक दूसरे के ऊपर मैं ओवरलैपिंग करा दूं, मतलब पी एंड क्यू को एक दूसरे के मैं बहुत और पास, बिल्कुल पास लेके आ जाऊँ। हाँ बिल्कुल ओवरलैपिंग नहीं होगा, मतलब एग्जैक्टली ओवरलैपिंग नहीं होगा, क्योंकि टेंस टू जब होता है तब बिल्कुल नज़दीक आता है लेकिन टच नहीं करता है चीज़ों को। तो P एंड Q को हमें बिल्कुल क्लोज टू ईच अदर लेके आना है, और जैसे ही हम लोग वो लगाएंगे है ना, डेल एस टेंस टू 0 मतलब वही डेल एस क्या था, P एंड Q जो इसके बीच का ये जो लेंथ था वो था डेल एस, उसको अगर मैं टेंस टू 0 करूँगा तो ऑब्वियसली ये Q पॉइंट या फिर ये P पॉइंट एक दूसरे के और भी करीब आ जाएगा, एकदम पास आ जाएगा, और उसी को ही हम लोग डिफाइन करते हैं एज कर्वेचर, जो कि होता है डी शाई बाई डी एस, दैट्स इट। ठीक है, तो कर्वेचर अगर पूछा जाए तो हमें यह याद रखना है। अदर बाय द वे ये इंस्ट्रिंसिक फॉर्म होता है ना, ये मेरा तो टंग ट्विस्टर बन जाता है, इंस्ट्रिंसिक। ठीक है, अदरवाइज जो मेन जो फॉर्मूला है जिसको यूज करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके ऊपर अभी मैं आ रहा हूँ। ये थोड़ा सा मुश्किल पार्ट था, थियरी पार्ट था, कंसेप्चुअस पार्ट था, अब आगे इजी पार्ट है। बिल्कुल देखो डरना नहीं है, क्योंकि ये जो इवोल्यूट चैप्टर है ये सिर्फ मतलब सिर्फ इसमें इंटीग्रेशन वगैरह करना आना चाहिए, और जो बच्चा कर लेगा, सॉरी डिफरेंशिएशन कर लेगा, आराम से सॉल्व कर लेगा। तो बेसिकली फार्मूला यूज करके ही क्वेश्चन सॉल्व करने का पार्ट है ये, और फार्मूला बिल्कुल इजी हलवा फार्मूला है, हम देखते हैं अभी। अच्छा ओके, नेक्स्ट वी हैव द फार्मूला ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर ये चीज़ हो क्या रहा है, इसको समझने से पहले मैं एक थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर दूँ। इस डायग्राम को बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि यही वो मेन डायग्राम है जो कि हमें सब जगह पे चाहिए होगा। ठीक है, तो मान लो ये कर्व है, एक रैंडम एक कर्व मैंने ड्रॉ कर दिया, और इस कर्व के ऊपर मैं यहाँ पे एक पॉइंट को कंसिडर कर रहा हूँ, सपोज दिस पॉइंट इज अ पी पॉइंट। ठीक है, तो इस पी पॉइंट पे अब देखो, इस पी पॉइंट में देखो ये जो कर्व जो बेंड हो रहा था, देखना ध्यान से, ये जो कर्व जो बेंड हो रहा था, इस बेंड को फॉलो करते हुए अगर मैं यहाँ पे एक सर्किल बना दूँ, इस बेंड को फॉलो करते हुए मैंने सर्किल बनाया। ठीक है, देखो अगर यहाँ पर भी मैं बना सकता था, देखो ये जो बेंड हो रहा है, यहाँ पे जो बेंड हो रहा है, अच्छा इंक चेंज करके दिखाता हूँ सो दैट यू कैन इजीली लाइक लोकेट इट। ठीक है, तो देखो ये जो यहाँ पे ये बेंड हो, यहाँ पे बेंड हो रहा था, मुझे खुद ही नहीं दिख रहा है, हाँ यहाँ पे बेंड हो रहा था, इस बेंड को फॉलो करते हुए अगर मैं एक सर्किल बना दूँ, जहाँ जहाँ पे बेंड हो रहा है, ये जो बेंड हो रहा है
इस बेंड को फॉलो करते हुए अगर मैं एक सर्किल बना दूं, तो ये जो सर्किल होता है, इस सर्किल को क्या बोला जाता है? दिस सर्किल इज कॉल्ड सर्किल ऑफ कर्वेचर। बता रहा था मैं शुरू में, दिस सर्किल इज कॉल्ड सर्किल ऑफ कर्वेचर। एक एक करके मैं यहाँ पे पॉइंट आउट कर देता हूँ। तो ये बन गया ये सर्किल ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट पी। ये हो अच्छा एट द पॉइंट पी, ये मान लो ये पॉइंट मान लो एस पॉइंट है, तो ये सर्किल ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट एस। ये पॉइंट मान लो जिस पॉइंट पे वो मतलब क्या बोल सकते हैं, जहाँ से हम लोग मतलब जनरली क्या होता है कि उससे जो आर्क है, जो पोर्शन कनेक्टेड है, उस आर्क में जो एक पॉइंट हम लोग कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे जो बीच वाला जो पॉइंट है वही मैं ले रहा हूँ। ये मान लो कोई एक पॉइंट दूसरा एम है, तो दिस इज सर्किल ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट एम। तो जहाँ जहाँ पे बेंड हो रहा है, वहाँ वहाँ पे हम लोग सर्किल बना सकते हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन द बेंड, देखो डिपेंडिंग अपॉन द बेंड कितना लॉजिकल चीज़ें हैं, ये जो है सर्कल्स ये छोटा बड़ा होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो अब फिर से अच्छा इसी जगह को देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे जो यहाँ पे जो बेंड है ये कम बेंड है, इसका बेंड कम है, तो इसके लिए इसका सर्कल बहुत बड़ा हुआ। सर्कल बड़ा होता है इसका मतलब उसका रेडियस भी बड़ा होगा। ठीक है, सर्कल ये जो सर्कल है इसका जो रेडियस है वो भी बड़ा होगा। और जहाँ पे शार्प बेंड है, बहुत ज़्यादा बेंड है, वहाँ पे अगर हम लोग सर्कल ड्रॉ करें तो वो छोटा सा सर्कल होगा, एंड अगर वो सर्कल छोटा होगा तो उसका रेडियस भी छोटा होगा। तो इसका मतलब इससे क्या मिलता है कि जो कर्वेचर है, समझना ऑलरेडी चीज़ों को मैं कनेक्ट करते हुए चल रहा हूँ। जो कर्वेचर है, ये कर्वेचर क्या है? कर्वेचर हम लोगों ने लास्ट डेफिनेशन में भी लिखा था कि बेंड कितना हो रहा है। तो ऑब्वियसली जितना ज़्यादा बेंड होगा, या फिर अगर बेंड कम है तो उसका रेडियस बड़ा होगा। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे पी पॉइंट पे दिख रहा है बेंड कम है तो रेडियस ज़्यादा है, और अगर बेंड कम है बेंड अगर ज़्यादा है, जैसे कि इस पॉइंट में हो रहा है, तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग सर्कल का रेडियस कम होगा। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये दोनों, जो कि क्लियरली दिख रहा है। और दैट इज़ वाई हम लोगों ने अभी अभी यहाँ पे जो कर्वेचर का जो फॉर्मूला हमें बनाया है, जो चीज़ हमें यहाँ पे बनाया है, हमें ये पॉइंट पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कर्वेचर इज जनरली डिनोटेड बाई के, जो कि होता है डी आई बाई डी एस एट एनी पॉइंट पी, at any point P। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कि डिनोट होता है, एक सेकेंड, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कि डिनोट किया जाता है रो से, ओके रो, और कहीं कहीं जगह पे स्मॉल आर भी मिल जाएगा, लेकिन मोस्टली रो यूज होता है, विच इज इक्वल्स टू 1/k। 1/k क्यों मैंने बताया अभी, कर्वेचर ज़्यादा होगा तो रेडियस कम होगा, कर्वेचर कम होगा तो रेडियस ज़्यादा होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो दैट इज़ वाई कर्वेचर को हम लोग के से डिनोट करते हैं। पहले कर्वेचर डिनोट किया जाता है, फिर उसके बाद या फिर डिफाइन किया जाता है, फिर उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर मैं डिफाइन कर रहा हूँ 1/k करके। तो अगर मैं इसके ऊपर 1/k कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, ds/dy। इसका ध्यान रखना, ये फॉर्म याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखना, कंसेप्ट भी याद रखना। बिल्कुल मैंने जियोमेट्रिकली चीज़ों को समझा दिया है। अब थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। तो देखो ये हो गया मेरा सर्कल, सिर्फ एक सर्कल को पकड़ के चलो, क्योंकि सभी सर्कल्स के लिए सेम लॉजिक फॉलो होगा। मैं ये जो बड़ा वाला सर्कल है पी पॉइंट पे, मैं इसी को फॉलो करते हुए चल रहा हूँ। तो इस सर्कल का हम लोग नाम देते हैं सर्कल ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट पी। अच्छा, सेकेंड, दूसरा, इसमें जो सेंटर है, इस सेंटर को बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जनरली सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से डिनोट किया जाता है, सी लिया जाता है, एंड उसका जो कोऑर्डिनेट्स होता है वो एक्स बार वाई बार से डिनोट किया जाता है। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, सी से डिनोट किया जाता है, एंड जो कोऑर्डिनेट्स होता है वो एक्स बार कॉमा वाई बार होता है। हो गया डन। अच्छा, और इसका ये जो रेडियस है, ये जो सर्कल का ये जो रेडियस है, सर्कल मतलब उसका एक रेडियस भी होगा, तो ये जो रेडियस है, इस रेडियस को हम लोग बोलते हैं, शायद मैं बीच में आ रहा हूँ सो मैं हट जाता हूँ, इस रेडियस को हम लोग डिनोट करते हैं, दैट आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कि डिनोट किया जाता है रो से, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कि डिनोट किया जाता है रो से। मतलब ये जो है ना, ये दिस इज रो, ये जो व्हाइट मतलब जो दिख रहा है वहाँ पे, दैट रेडियस इज रो। ठीक है, ये एक सर्कल के लिए मैंने बताया। ऐसे अभी जितने भी सर्कल तुम लोग चाहो बना सकते हो अकॉर्डिंग टू द बेंड्स, कितना बेंड्स है उस कर्व में, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हो गया फिलहाल सिचुएशन। अच्छा, ये मैंने बिल्कुल चीज़ें जो है वो
जो जियोमेट्रिकली क्या है, क्या सिचुएटेड है, कहाँ पे क्या चीज़ होता है, डेफिनेशन वगैरह मैंने बता दिया। अब जो फॉर्मूला हमें याद रखना है, क्योंकि मेनली यहाँ से हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए बोलेगा, सेंटर निकालने के लिए बोलेगा, सर्किल ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए बोल सकता है, या फिर इवोल्यूट इन्वोल्यूट, ये चारों चीज़ आ सकता है। तो पहले हमें जो पता होना चाहिए दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला फॉलो करना है। मोस्टली इन 99% ऑफ क्वेश्चंस हमें ये वाला फॉर्मूला फॉलो करना है, रो का दिस वन, ठीक है। सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे y1 क्या है, दिस y1 देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस y1 स्क्वायर। अच्छा मैं थोड़ा सा मार्क करते हुए चल रहा हूँ, 1 प्लस y1 स्क्वायर, 1 प्लस y1 स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई y2, ठीक है। अब y1 एंड y2 क्या है, ये तो बिल्कुल पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड नोटेशंस है। y1 मतलब dy/dx एंड y2 मतलब d2/dx2, d2/dx2, एंड दोनों ही एट द मेंशन पॉइंट p, दोनों ही एट द मेंशन पॉइंट p। कोई बार बार बता रहा हूँ, हमेशा क्वेश्चन में एक पॉइंट मेंशन रहेगा, तो उसी पॉइंट पे एट द पॉइंट p, ठीक है। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, अगर मान लो कैलकुलेट करते हुए d2/dx2 0 बन रहा है, मतलब y2 अगर 0 बन जाएगा उस पॉइंट p पे, तो ऑब्वियसली हम लोग 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तब हमें उल्टा मतलब दूसरा जो फॉर्मूला है वो यूज़ करना है। और दूसरा फॉर्मूला क्या है, कुछ नहीं, वो फॉर्मूला है ये वाला, दैट इज y1 की जगह पे आ जाएगा x1 एंड y2 की जगह पे आ जाएगा x2। दैट मीन्स हमें dx dy के लिए जाना है, दैट इज x1, एंड x2 मतलब d2/dx2 के लिए जाना है। तो मतलब जनरली पहले हम लोग इसी से ही फॉलो करते हैं, इसी को यूज़ करते हैं। अगर y2 0 हो जाता है तो हम लोग देन ये दूसरा जो है फॉर्मेट, दूसरा जो फॉर्मूला इसके ऊपर जाते हैं। मतलब दोनों में से कोई ना कोई एक से तो डेफिनेटली आ ही जाएगा, ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। दूसरा एक है दैट इज पोलर फॉर्म, मतलब जो कर्व का इक्वेशन है अगर वो कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, दैट इज y इक्वल्स टू fx सॉरी और x इक्वल्स टू fi। जब अगर इक्वेशन कर्व का इक्वेशन मतलब ये जो कर्व है, ये वाला कर्व जो बड़ा वाला कर्व, इस कर्व का इक्वेशन अगर ओके सो अगर इक्वेशन जो है कर्व का इक्वेशन जो अगर वो पोलर फॉर्म में गिवन हो, उतना ज़्यादा नहीं मिलता हमें पोलर फॉर्म, फिर भी अगर वो पोलर फॉर्म में गिवन हो तो उसके लिए जो कर्वेचर का फॉर्मूला हम लोग फॉलो करते हैं दैट इज दिस वन। कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन ही हैं जो मैं करवा दूंगा ऑन पोलर फॉर्म, तो वहाँ पे आर स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस 2r1 स्क्वायर माइनस r इंटू r2। r1 क्या है, r1 इज डेल r डेल थीटा, एंड r2 क्या है, r2 इज डेल 2r डेल थीटा 2, बस और कुछ नहीं, ठीक है। एट द मेंशन पॉइंट, जो भी पॉइंट मेंशन रहेगा वहाँ पे, लाइक एट थीटा इक्वल्स टू π/2, थीटा इक्वल्स टू π/4, वट एवर विल बी मेंशनड इन द क्वेश्चन। अच्छा ये इसके ये कॉपी पेस्ट हो गया, यहाँ पे नहीं देखना है, तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ ध्यान देना कि रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए ऑब्वियसली वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, कैलकुलेशन में वैल्यू नेगेटिव आ सकता है, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे मॉड्यूलर साइन का यूज़ किया है। सभी फॉर्मूला में देखो मॉड्यूलर साइन है, ताकि अगर अंदर का वैल्यू अगर नेगेटिव भी आए तो हमें उसका पॉजिटिव ही लेना है, मतलब सिर्फ वैल्यू उठाना है, साइन को हमें देखना ही नहीं है, प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है क्या आ रहा है कुछ नहीं देखना है, ठीक है। तो ये फिलहाल सिनेरियो हो गया। तो मैंने कर्वेचर समझा दिया क्या होता है कैसे होता है, फिर सर्किल ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे एक दूसरे के साथ रिलेटेड है वो मैंने बता दिया, सभी का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे समझा दिया है। हो गया डन, ओके। अब एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, देन उसके बाद मैं आगे का जो कंसेप्ट है उसके ऊपर चलूंगा। सो लेट अस सी द क्वेश्चन क्या है, एक बार देख लो। क्वेश्चन क्या है कि हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए बोला है ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, पैराबोला तो पता ही है कैसे दिखता है, एट इट वर्टेक्स y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, पैराबोला का वर्टेक्स कहाँ पे होता है, एट द ऑरिजिन, राइट, 0,0 पॉइंट पे जो उसका टिप होता है वही वर्टेक्स है। हेंस फाइंड द कर्वेचर एट द पॉइंट, तो पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, हेंस फिर उससे हमें कर्वेचर निकालना है, मतलब सिर्फ उसका रेसिप्रोकल कर देना है, उल्टा कर देंगे तो कर्वेचर मिल जाएगा, तो वो ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। तो पहले आ जाओ फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन फर्स्ट। तो पहले तो हमें ये सॉल्यूशन में आ जाता हूं मैं। सो द ऑरिजिन, जब मैं बोलता हूं और जब मैं लिखता हूं तो पता नहीं क्यों दोनों का कनेक्शन नहीं बैठता है। द ऑरिजिन इज द वर्टेक्स, द ऑरिजिन इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। हो गया। अच्छा
अभी अभी हमें क्या चाहिए, देखो याद रखना, अच्छा फॉर्मूला याद रखना, ज़िंदगी में सिर्फ यही फॉर्मूला है और कुछ नहीं है, बाकी सब भूल जाओ। फॉर्मूला मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ, 1+y1² होल टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई y2, इसका मॉड्यूलस। हाँ, y1 एंड y2 सभी जो है एट द मेंशन पॉइंट, दैट इज इन दिस केस एट 0 0। तो y1 मतलब क्या होता है सर, y1 मतलब डिवाइड dx होता है। तो इसका मतलब कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज हम लोग अभी लिखेंगे कि डिफरेंशिएटिंग इस पैराबोला का एक इक्वेशन दे देते हैं 1, तो डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएटिंग, देखा मैंने पहले 1 बोला, फिर विथ रिस्पेक्ट टू बोला, विथ रिस्पेक्ट टू बाद सामने आ गया 1 आ गया बाद में, विथ रिस्पेक्ट टू x। So this will be 2y into divide dx equals to 4। तो डिवाइड dx क्या आ जाएगा, दैट इज 2/y। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम ये हो रहा है, अब डिवाइड dx, देखो मैंने बताया था ना ऑटोमेटिकली होगा। अब डिवाइड dx एट 0,0, ठीक है, तो 2/0 हो रहा है, जो कि अनडिफाइंड है, मतलब ऐसे क्रॉस मत देना, ऐसे लिखना कि इम्पॉसिबल लिख देना, ऐसा कुछ, ठीक है। एंड क्विकली शिफ्ट हो जाना है दूसरा जो फॉर्मूला है उसमें। अब दूसरा फॉर्मूला क्या था, दूसरा फॉर्मूला था, इसको इंक चेंज करके करना सही रहेगा, सो दैट यू कैन डिफरेंशिएट। रो इज इक्वल्स टू 1+x1² होल टू द पावर 3/2, सेम ही है, सिर्फ y1 की जगह पे x1 है, y2 की जगह पे x2 है, और कुछ नहीं, ये हो गया। तो इम्पॉसिबल, सो वी यूज द अदर फॉर्मूला, ठीक है। तो इसका मतलब अभी फिर से इसको करना है, बट नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, किसको, इसको डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y। तो क्या आ जाएगा, ये होगा 2y और ये होगा 4dx dy, ठीक है, ओके। तो यहाँ से dx dy क्या मिल रहा है, dx dy दैट इज बेसिकली x1 इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, y/2। अब हमें चाहिए dx dy एट 0,0, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 0/2, सो बेसिकली इसका वैल्यू 0 आ रहा है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हमें d2 dx2 चाहिए, तो dx dy हमें क्या मिला था, y/2, इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, तो ये बन जाएगा d2x dy2 और ये बन जाएगा 1/2, तो y2, ठीक है, एट 0,0 वो हमें हाफ ही मिलेगा। तो इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला में अभी पुट करने का टाइम हो चुका है। सो लेट अस पुट ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो देयरफॉर द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट 0,0 इज इक्वल्स टू रो इज इक्वल्स टू 1+x1², है ना, इस फॉर्मूला को नोट करना, 1+x1², x1 कितना है 0 होल टू द पावर 3/2, इसका पूरा मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय y2 हमें क्या मिला है, हाफ। तो ऊपर तो 1 हो रहा है, नीचे 1/2, ये ऊपर जाएगा तो ये सिंपली 2 हो जाएगा, राइट। तो देयरफॉर, और हेंस हमें कर्वेचर निकालने के लिए बोला था, देन द कर्वेचर इज इक्वल्स टू, के से डिनोट करते हैं जनरली, इज इक्वल्स टू 1/ρ इज इक्वल्स टू 1/2। ये एक आंसर हो गया और ये एक आंसर हो गया, ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये हो गया सिर्फ कर्वेचर। बताओ, मजा आया, बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरीके से वी हैव टू सॉल्व इट, आई होप इट इज क्लियर। तो मतलब पहले वो y1 वाला फॉर्मूला के लिए जाना है, हो जाएगा, अगर मोस्टली नहीं होगा, इसीलिए ना मैंने क्वेश्चन चेंज करके ये वाला पिक किया। पहला जो क्वेश्चन था वो इजी था, वो डिवाइड dx से हो जाता, इजी क्वेश्चन करके कौन किसको कुछ फायदा हुआ है। सो क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल होना चाहिए, है ना, तो इसीलिए ये वाला क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया, सो दैट मुझे मैं यहाँ ये चीज़ दिखा सकूँ अगर पेपर में आ जाए तो, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन में।
अच्छा, नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट है सर्कल ऑफ कर्वेचर, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं सब कुछ डिटेल में बता चुका हूँ। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि मान लो ये कर्व है, ये मान लो एक कर्व है, तो इस कर्व के जो पॉइंट पे बेंड हो रहा है, जिस पॉइंट पे बेंड हो रहा है द बेंडिंग पॉइंट, उस बेंडिंग पॉइंट पे अगर मैं उस बेंड को कंटिन्यू करूँ तो जो मुझे सर्कल मिलेगा, दैट सर्कल इज कॉल्ड सर्कल ऑफ कर्वेचर, दैट सर्कल इज कॉल्ड सर्कल ऑफ कर्वेचर। ठीक है, एंड ये एट द पॉइंट पी, एट द पॉइंट पी। ठीक है, दूसरा ये जो सेंटर है सी, जो आई हैव ऑलरेडी सेट की दिस सी इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कि जिसका कोऑर्डिनेट्स डिनोटेड होता है बाई एक्स बार कॉमा वाई बार। अच्छा, और इसका जो रेडियस होगा दैट इज रो, दैट वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड। रो इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस सर्कल, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस सर्कल। ये हो गया डन। अब सर्कल ऑफ कर्वेचर का इक्वेशन, अब देखो ये तो तुम लोग बचपन से करते हुए आ रहे हो, मतलब बचपन, ज़्यादा बचपन नहीं, क्लास 11 12 11 में ही था, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में ये चीज़ था। क्या था कि अगर कोई एक सर्कल का अगर हमारे पास उसका सेंटर है ना, अगर मेरे पास उसका सेंटर है, ठीक है, एंड उसका रेडियस है आर से, तो मैं उसका इक्वेशन बना सकता हूँ। तो क्या होता है इक्वेशन, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर भी सेम है, ये सर्कल ऑफ, तो यहाँ पर अगर मैं इस सेम फॉर्मेट को फॉलो करूँ, क्योंकि देखो मेरे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर का कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर का कोऑर्डिनेट्स है, मेरे पास रेडियस भी है, अब सिर्फ इक्वेशन बनाना है। तो ये जो सर्कल ऑफ कर्वेचर बनेगा, ये सर्कल ऑफ कर्वेचर का इक्वेशन ध्यान रखना, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रो स्क्वायर, इज इक्वल्स टू रो स्क्वायर। ये क्या हो गया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑफ कर्वेचर, इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑफ कर्वेचर। अब एक्स बार एंड वाई बार का फॉर्मूला क्या है, मतलब ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर का ये जो एक्स बार एंड वाई बार है, इन दोनों का फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला मिलेगा इन द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ये रहा इन द नेक्स्ट स्लाइड, ये रहा फॉर्मूला। मैं फॉर्मूला, ये है फॉर्मूला एक्स बार एंड वाई बार का, मैं फॉर्मूला आगे थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर दूंगा वहाँ पे। ऑलमोस्ट सेम फॉर्मूला है, लुकिंग लाइक द सेम थिंग, वही मतलब देखो मेन जो फॉर्मेट है वो दोनों में बिल्कुल सेम है, जस्ट एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 प्लस वाई वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई टू वगैरह। तो फार्मूला कहाँ से मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, वो ज़रूरी नहीं है, मतलब ज़रूरी है लेकिन तुम लोगों के लिए फ़िलहाल नहीं चाहिए, सिर्फ फार्मूला याद रखना है, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, सो अब इस क्वेश्चन में सिर्फ सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए बोला तो है, लेकिन हम लोग सर्कल ऑफ कर्वेचर तक कर लेंगे, राइट, सो दैट पूरा जो है प्रैक्टिस हो जाए। ओके, सो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए अच्छा जो फॉर्मूला चाहिए मैं एक बार लिख देता हूँ। फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर मुझे जो चाहिए दैट इज एक्स बार चाहिए, एंड एक्स बार का फॉर्मूला इज एक्स माइनस, एक्स नीचे क्यों चला गया, एक्स माइनस वाई वन इंटू 1 प्लस वाई वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई टू। ठीक है, एंड वाई बार इज इक्वल्स टू वाई प्लस 1 प्लस वाई वन स्क्वायर बाई वाई टू। दोनों में प्रोवाइडेड वही y2 जीरो नहीं होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, y1 का वैल्यू आना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वही सेम चीज़ें सब कुछ एप्लीकेबल है फॉर एक्स बार एंड वाई बार एज वेल। ठीक है, अच्छा फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर ये फॉर्मूला नहीं चलेगा तो वही यहाँ पे जो y1 है ये सभी x1 से रिप्लेस हो जाएगा, है ना, x2 से रिप्लेस हो जाएगा, और यहाँ पर भी सेम ये x1 स्क्वायर x2 एक्सेट्रा हो जाएगा, अगर ये वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस इसी से ही हो जाता है। सो एनीवेज, तो आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर। जो कर्व गिवन है इस कर्व को लिख लेते हैं। सो द गिवन कर्व इज, द गिवन कर्व इज क्या है कि 2xy प्लस x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। हो गया डन। अच्छा, अब हमें क्या क्या चाहिए, dy dx dy dx टू एटसेट्रा, तो मतलब डेरिवेटिव करना है। सो डिफरेंशिएटिंग, इसको एक इक्वेशन दे सकते हैं 1, डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रेस्पेक्ट टू
एक्स, तो क्या मिल जाएगा 2y, है ना, ये ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म में है ना, यहाँ पे u v रूल होगा, u इंटू वी रूल डिफरेंशिएशन का। तो एक होगा 2y, दूसरा होगा 2x इंटू डी वाई डी एक्स, फिर होगा 1, x का डेरिवेटिव होगा 1 एंड y का डेरिवेटिव होगा डी वाई डी एक्स, और 4 का डेरिवेटिव होगा 0। तो यहाँ पे अगर डी वाई डी एक्स को मैं कॉमन ले लूँ तो मुझे क्या दिख रहा है 2x प्लस 1, और बाकी अगर उस साइड में सेंड कर दूँ तो 1 प्लस 2y मैं ब्रैकेट के अंदर रखूँगा, सो दैट मुझे डी वाई डी एक्स मिल जाए, दैट इज़ 2y प्लस 1 बाई 2x प्लस 1, और सामने रहेगा माइनस साइन। तो अभी इसका वैल्यू हमें चाहिए एट द पॉइंट 1 1, है ना, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ कि y1 हो मतलब dy dx हो या d2y dx हो, जो मेंशन पॉइंट रहेगा उसी पे हमें निकालना है। सो y1 दैट इज dy dx एट कितना 1 1, फिर कर लेते हैं क्या आएगा, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 प्लस 1। सो बेसिकली ये तो 1 ही आ रहा है, ऊपर और नीचे कैंसिल आउट हो गए, है ना, तो इसका वैल्यू आ गया -1। किस चीज़ का वैल्यू, दैट इज y1 का वैल्यू। अभी हम सिमिलरली y2 निकालेंगे, आ जाओ फिर करते हैं। अच्छा, y2 के लिए क्या करेंगे, एक काम करते हैं, ये जो रिलेशन हमें मिला था, है ना, इसको एक और बार डेरिवेटिव कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग दिस विथ रिस्पेक्ट टू x, 1 सेकेंड, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिल जाएगा 2 इंटू डी वाई डी एक्स हो गया इसका, प्लस अब फिर से यहाँ पे प्रोडक्ट रूल एप्लीकेबल होगा, है ना, तो एक तो मिल जाएगा 2x इंटू डी टू वाई डी एक्स टू, और ये नोट्स वगैरह अगर चाहिए वेबसाइट को फॉलो करना है, वेबसाइट में जाके हैंड रिटन नोट्स ऑफ वाईटी लेक्चर करके जो टैब है नोट्स के अंदर, डाउनलोड नोट्स के अंदर, वहीं पे सब कुछ ये मिल जाएगा, बाकी सभी नोट्स वहीं पे मिल जाएगा, मोस्टली प्रोवाइडेड है, बाकी मैं कर रहा हूँ मतलब एक एक मतलब थोड़ा थोड़ा करके, इतना सारा काम पेंडिंग है तो कोशिश कर रहा हूँ सब कुछ करने का। तो एनीवेज फिर, और ये 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, डी वाई डी एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा डी टू वाई डी एक्स टू इक्वल्स टू 0, हो गया डन। अच्छा अब देखो, अब अच्छा पहले एक काम करता हूँ, देखो डी टू वाई डी एक्स टू को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो डी टू वाई, अच्छा कॉमन नहीं मतलब हाँ डी टू वाई डी एक्स टू को कॉमन ले सकते हैं। सो एक दिख रहा है 2x प्लस 1, हो गया डन। अच्छा और बाकी यहाँ पे मुझे दिख रहा है ए 2 डी वाई डी एक्स एक यहाँ पे दिख रहा है, और एक 2 वाई डी एक्स यहाँ पे दिख रहा है, सो 4 डी वाई डी एक्स, सही है, 4 डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। अच्छा अब मुझे चाहिए डी टू वाई डी एक्स टू एट द पॉइंट 1 1, तो क्या होगा कि मुझे चाहिए y2 ये x के जगह पे मैं 1 पुट करूंगा, प्लस 4 इंटू डी वाई डी एक्स एट 1 1, डी वाई डी एक्स एट 1 1 हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे, डी वाई डी एक्स एट 1 1 कितना आया था सर, इसका वैल्यू आया था -1। सो बेसिकली इसको हम लोग लिख सकते हैं y2, और यहाँ से कितना आएगा 3, और यहाँ से आ जाएगा -4 इक्वल्स टू 0। सो y2 का वैल्यू जो मिल रहा है दैट इज 4/3, इफ आई एम नॉट रॉन्ग द वैल्यू इज 4/3। बस इतना हमें मिलना था कि ये नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाए ताकि हम लोग फॉर्मूला यूज कर सके। तो यहाँ तक बिल्कुल डन है, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, ओके। नेक्स्ट अभी हमें क्या करना है, एक्स बार एंड वाई बार का वैल्यू निकालना है, राइट, ताकि सेंटर ऑफ कर्वेचर निकाल सके हम लोग। सो ऐसे लिखते हैं कि लेट, नाउ लेट, देखा ये है मेरा प्रॉब्लम, मैं बोलता हूँ लेट, लिखता हूँ द, नाउ लेट एक्स बार कॉमा वाई बार बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर एट 1 1, ठीक है। सो एक्स बार इक्वल्स टू एक्स माइनस, पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, y1 प्लस y1 इंटू 1 प्लस वाई वन स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई y2। अच्छा अब क्या करना है सर, इस x के जगह पे क्या पुट होगा, ये वही x है ना, ये फॉर्मूला में ये x एंड y, ये वो p पॉइंट का x एंड y है। अब p कौन सा पॉइंट है, जो पॉइंट क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, मेंशनड इन द क्वेश्चन, मेंशनड इन द क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे x के जगह पे क्या पुट होगा, 1 पुट होगा, है ना, ये जो x है इस x के जगह पे ये 1 पुट होगा, ये वाला 1, ठीक है। तो 1 माइनस y1 कितना मिला था -1 इंटू 1 प्लस -1 का होल स्क्वायर, बहुत बढ़िया, डिवाइडेड बाई y2 कितना मिला है 4/3। सिंप्लीफाई करो इसको बिल्कुल प्यार से, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये होगा 2 और ये प्लस हो जाएगा। सो बेसिकली मुझे मिल रहा है 1 प्लस 2 इंटू 3/4, तो बेसिकली ये बन रहा है 1 प्लस 3/2, 1 प्लस 3/2 मतलब
5/2 आ रहा है इसका वैल्यू। सिमिलरली इसके बाद वाई बार निकालना है। सो वाई बार के लिए मैं थोड़ा सा इंक चेंज कर लेता हूँ। सो वाई बार का फॉर्मूला y प्लस 1 प्लस वाई वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई y2 है। y की जगह पे क्या आ जाएगा, ये y की जगह पे ये पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो आ जाएगा 1। सो ये होगा 1 प्लस बाकी वैल्यूज पुट करना है, 1 प्लस -1 का होल स्क्वायर बाई 4/3। सिंप्लीफाई करो तो ये आ जाएगा 1 प्लस वही सेम आ रहा है ना, हाँ सेम ही तो आ रहा है, 2 इंटू 3/4। सो बेसिकली ये भी 5/2 आ रहा है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो मिल रहा है दैट इज 5/2, 5/2। इसको आगे बनाते हैं थोड़ा सा। ओके देखो हमें सिर्फ इतना ही निकालना था, सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालना था, जो हमें मिल गया है दैट इज 5/2, 5/2। मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर द सेंटर ऑफ कर्वेचर, देयरफॉर द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज 5/2, 5/2। यहाँ तक डन है। लेकिन ये मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ जस्ट फॉर यू गाइस, ठीक है। मैं क्या करूँगा अभी, फाइंड द सर्किल ऑफ कर्वेचर, मतलब सर्किल ऑफ कर्वेचर का भी इक्वेशन अभी मैं निकालूंगा। अब सर्किल ऑफ कर्वेचर का इक्वेशन क्या होगा, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रो स्क्वायर। तो x बार मिल चुका है, y बार मिल चुका है, ये दोनों xy तो xy रहेगा, क्योंकि अगर इन दोनों को xy मैं नहीं रखूंगा तो मुझे xy वाला एक इक्वेशन कैसे मिलेगा सर्किल का। तो ये x एंड ये y, x एंड y ही रहेगा। इनको लेके यहाँ पे कोई वैल्यू पुट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, x एंड y, सिर्फ x बार एंड y बार का वैल्यू मैं पुट करूंगा, जो कि 5/2 एंड 5/2 मुझे मिला है वो मैं पुट कर दूंगा यहाँ पे। दूसरा सिर्फ एक चीज अभी निकालना है, दैट इज रो निकालना है, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। तो आओ फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लेते हैं जल्दी से। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर का रो का फॉर्मूला तो अभी तक तो याद हो गया होगा, अगर नहीं हुआ है तो जल्दी से कर लो। तो क्या होगा, 1 प्लस वाई वन स्क्वायर होल टू द पावर, ये क्या था, होल टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई y2, ठीक है। तो वैल्यूज तो पता है, 1 प्लस -1 का होल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 4/3, 4/3 तो था राइट, y2 कितना था, हाँ 4/3 इक्वल्स टू, तो ऊपर क्या हो रहा है 1 प्लस 1 मतलब 2 टू द पावर 3/2, नीचे क्या आ रहा है 4/3। मॉडुलस में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वैसे भी प्लस आ रहा है, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर चाहो तो मॉडुलस को कंटिन्यू भी कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो यहाँ से क्या बनेगा, 2 टू द पावर 3/2 मतलब 2√2 इंटू 3/4, तो यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो रहा है। सो बेसिकली एक घटिया किस्म का वैल्यू आ रहा है दैट इज 3√2/2, ये आ रहा है। अब जो आ रहा है सो आ रहा है, क्योंकि हमें क्या, हमें तो सिर्फ वैल्यू निकालना है। तो देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ सर्किल ऑफ कर्वेचर एट 1 इज क्या आएगा, x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3√2/2 का होल स्क्वायर। रो स्क्वायर था राइट हैंड साइड में, ठीक है। अब कोई बच्चा चाहता है तो इसको सिंप्लीफाई कर सकता है, मुझे उतना एनर्जी नहीं है मेरा अभी उतना, क्योंकि अगर देखो पॉइंट है कि अगर यहाँ तक भी कोई बच्चा छोड़ेगा बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। और अगर कोई चाहता है तो इसको ब्रेक कर सकता है इन द फॉर्मूला ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर वगैरह, तो उसका कुछ आएगा इस तरीके से -5x, फिर ये होगा 25/4 और ये होगा y स्क्वायर -5y 25/4 और ये होगा 9 इंटू 2/4। सो सिंप्लीफाई करने से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -5x -5y, अच्छा ये दोनों कितना होगा 25/4 प्लस 25/4 मतलब 25/2, जिसको मैं उस साइड में सेंड करूँगा तो ये बेसिकली होगा 9/2, इसको मैं इस साइड में लेके आता हूँ, सही रहेगा। सो बेसिकली इधर पे होगा 25/2 माइनस 9/2, सो 0 इक्वल्स टू, फिर इतना ये कितना है 16/2 जो कि 8 होगा। सो बेसिकली एक प्यारा सा इक्वेशन बन रहा है ना, सही है। मैं डर रहा था कि कुछ खराब आएगा क्योंकि ये तो
फ्रेम्ड क्वेश्चन है, मतलब मैंने ही बनाया भी, इसीलिए मैंने सोचा नहीं था, इसका आंसर मेरे पास था नहीं, तो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो देखो सही आंसर है, मतलब कोई गलती नहीं है बिल्कुल। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5y प्लस 8 = 0। देख लेना, कैलकुलेशन इधर उधर होता है तो इंसान हो, गलती तो होता रहता है, मतलब हो ही जाता है मेरे, तो देख लेना उसका, मतलब आई गेस ठीक है सब कुछ। ओके ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन में। ओके, सो फाइनली वी आर हियर, मतलब जो चैप्टर का मेन नाम है इवोल्यूट इन्वोल्यूट, उसका जो डेफिनेशन है वहाँ पे हम लोग पहुँच गए। तो बेसिकली देखो इवोल्यूट इन्वोल्यूट क्या है तो इजी कुछ नहीं है। तो फिर से मैंने वही सेम डायग्राम ड्रॉ किया, क्योंकि यही डायग्राम बार बार यूज़ होगा, क्योंकि समझ में आ ही गया होगा कि इसी के पीछे सब कुछ कंसेप्ट है। तो वो जो येलो वाला जो कर्व दिख रहा है दैट इज़ द मेन कर्व, जिसको मैंने टाउ से डिनोट किया है। वो जो दिख रहा है ना सिंबल, दिस इज टाउ। ठीक है, मतलब ये जो सिंबल है ये टाउ होता है, फिजिक्स में देखा होगा। सॉरी, टाउ क्या बोल रहा हूँ, ये गामा से डिनोट किया मैंने, सॉरी टाउ तो दूसरा है, इसको मैंने गामा से डिनोट किया है ना। तो मैक्सिमम बुक में गामा मिलता है, इसीलिए मैंने गामा रखा है यहाँ पे। यू कैन यूज एनी अदर सिंबल, देयर इज नो प्रॉब्लम। अच्छा, फिर उसके बाद ये जो पॉइंट है पी पॉइंट, जो हम लोगों का पॉइंट था, उस जो पी पॉइंट पे बेंड हो रहा है, उस पी पॉइंट पे हम लोगों ने सर्कल ऑफ कर्वेचर को ड्रॉ किया है। एंड उस सर्कल ऑफ कर्वेचर का जो सेंटर है सी से डिनोट किया जाता है, उस सी को मैंने यहाँ पे मार्क किया है। अब समझना, अब ये जो C है, मतलब ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जिस कर्व के ऊपर सिचुएटेड है, ये वो कुछ भी कर्व हो सकता है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जिस कर्व के ऊपर सिचुएटेड है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसा दिखे, ये कुछ भी किसी भी टाइप का कर्व हो सकता है। ये एक इटसेल्फ एक सर्कल हो सकता है ना, ये इटसेल्फ एक स्ट्रेट लाइन हो सकता है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जिस कर्व के ऊपर सिचुएटेड हो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जिस कर्व के ऊपर सिचुएटेड हो, उसको अगर मैं गामा 1 से डिनोट करता हूं, तो याद रखना इस गामा 1 को ही, मतलब द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर, द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर जिस कर्व के ऊपर सिचुएटेड है, उस कर्व को हम लोग इवोल्यूट बोलते हैं। दैट कर्व इज कॉल्ड इवोल्यूट। इस कर्व को हम लोग इवोल्यूट बोलते हैं। फिर से बता रहा हूँ, सो इवोल्यूट इज बेसिकली द लोकस। डेफिनेशन आता है और डेफिनेशन ऐसा ही लिखना है कि द लोकस ऑफ द पॉइंट सी, द लोकस ऑफ द पॉइंट सी, मतलब सी मतलब द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड द इवोल्यूट ऑफ द कर्व। ठीक है, मतलब इस सी का जो इक्वेशन आएगा, एक्स वाई से जो इक्वेशन आएगा, दैट इज द इवोल्यूट। एंड इन्वोल्यूट क्या है, इस इवोल्यूट में रिस्पेक्ट में, इस इवोल्यूट के रिस्पेक्ट में जो पुराना वाला मेन कर्व था, ये येलो वाला, इसको इन्वोल्यूट बोला जाता है। जो मेन कर्व है इन्वोल्यूट, मतलब जो जिसी से हम लोगों ने सब कुछ स्टार्ट किया था, उस कर्व को इन्वोल्यूट बोला जाता है। विथ रिस्पेक्ट टू टाउ 1, इफ द कर्व, सॉरी टाउ, इफ द कर्व गामा 1 इज कॉल्ड द इवोल्यूट, देन गामा is called the involute of the curve गामा 1। बस इतना याद रखना है। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर का लोकस जो है, वो जो जिस कर्व के ऊपर सिचुएटेड है, उसका जो इक्वेशन बनता है, उसी को हम लोग इवोल्यूट बोलते हैं। और उस इवोल्यूट के रिस्पेक्ट में जो पहला वाला कर्व है, जो पुराना कर्व है, जो मेन कर्व है, जिससे हम लोगों ने सब कुछ स्टार्ट किया था, उस कर्व को इन्वोल्यूट बोला जाता है। दैट्स इट। इसका मतलब इन्वोल्यूट का इक्वेशन शुरू से ही क्वेश्चन में गिवन था, है ना। सोच के देखो, ये जो कर्व है ये तो इन्वोल्यूट ही है। तो इन्वोल्यूट का इक्वेशन शुरू में क्वेश्चन में गिवन रहता है, हमें सिर्फ इवोल्यूट निकालना होता है। तो इवोल्यूट निकालने के लिए, जैसे कि पता चल रहा है, क्वेश्चन पढ़ के दिख रहा है कि हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर को निकालना है, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर का एक लोकस निकालना है, एंड वही लोकस होगा द आंसर ऑफ द क्वेश्चन ऑफ इवोल्यूट। ठीक है, तो आओ फिर 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इवोल्यूट से। ओके, सो लेट अस सॉल्व दिस वन। Find the evolute of the curve y square equals to 4ax। हालांकि we have kind of solved a parabola question like this इसके पहले, एंड उसमें लेकिन evolute तक हम लोगों ने नहीं किया था, but here we will find this and we'll solve different questions as well। आऊँगा मैं इसके ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं फिर। इवोल्यूट के लिए क्या चाहिए, आई हैव ऑलरेडी सेड, हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब एक्स बार एंड वाई बार का जो कोऑर्डिनेट्स है वो तो पहले हमें फाइंड कर लेना है। ओके, सो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। ठीक है, तो y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट करना है, सो रूट 2 इंटू ओके 2 इंटू रूट ओवर ऑफ a इंटू एक्स टू द पावर हाफ लिख रहा हूँ। रूट ओवर ऑफ एक्स और एक्स टू द पावर हाफ सेम ही होता है, सो नो प्रॉब्लम। क्यों लिख रहा हूँ, सो दैट मुझे डिफरेंशिएशन करने में आसानी हो। सो देयरफॉर y1 क्या होता है, dy dx, राइट। सो dy dx इज
2 इंटू रूट ओवर ए इंटू हाफ इंटू एक्स टू द पावर हाफ माइनस 1, इस तरीके से होता है. सो इट विल बी 2 इंटू रूट ए इंटू 1/2 इंटू 1/√a. So 2 will be cancelled out. So basically I am getting root over of a by x. This is what I am getting. अच्छा, इसको एक और बार डेरिवेटिव करना है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x वंस अगेन. सो y2 मिलेगा हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. तो उससे क्या मिलेगा, और इसको अगर ऐसे लिख लो सो दैट डेरिवेटिव करने में आसानी होगा. दैट इज एक्स टू द पावर माइनस हाफ. इसको एक और बार अगर डेरिवेटिव करूँ तो रूट ओवर ऑफ ए एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है. इसका डेरिवेटिव होगा, है ना, कैसे होगा, माइनस हाफ एक्स टू द पावर माइनस हाफ माइनस 1, सो माइनस 3/2. सो बेसिकली वी आर गेटिंग माइनस ऑफ ए बाई रूट ओवर ए बाई 2 एंड सो माइनस 3/2. एक सेकेंड. सो एक्स टू द पावर माइनस 3/2. सो दैट इज फिर नीचे भी लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 3/2 लाइक दिस. ओके, सो y1 एंड y2 मिल गया. अभी हमें x बार के लिए जाना है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए. सो हेंस द सेंटर ऑफ कर्वेचर x बार y बार is given by अच्छा, अब यहाँ पे x बार का फॉर्मूला लिख लेता हूँ मैं. दैट इज x माइनस y1 इंटू 1 प्लस y1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई y2. ठीक है, इक्वल्स टू x को x ही रखना है, क्योंकि डेफिनेटली क्वेश्चन में कोई पर्टिकुलर पॉइंट मेंशन नहीं है, तो मैं इस x के जगह पे कुछ पॉइंट पुट नहीं कर सकता हूँ. सो आई विल कीप दिस x एज इट इज. तो क्या मिल जाएगा, y1 स्क्वायर मतलब y1 हमें क्या मिला था, अच्छा, रूट ओवर ऑफ a इंटू रूट ओवर ऑफ x 1 प्लस a बाई एक्स डिवाइडेड बाई y2. दैट इज, तो ये माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, राइट. सो a/2 रूट ओवर a/2 इंटू एक्स टू द पावर 3/2. सिंप्लीफाई करना है इसको. सो एंड सिंप्लीफाई करने से व्हाट विल गेट, लेट अस सी, x प्लस रूट ओवर ऑफ ए एंड रूट ओवर ए ऑफ ए विल बी कैंसल्ड आउट. एंड ये जो है, ये अगर ऊपर जाएगा इट विल बी समथिंग लाइक दिस कि एक्स टू द पावर 3/2 बाई रूट ओवर ऑफ एक्स, एंड इसके साथ एक 2 रहेगा यहाँ पे, और ब्रैकेट के अंदर मैं एलसीएम ले लूँ. सो ये मुझे मिल जाएगा x बाई ए इक्वल्स टू एक्स प्लस, तो देखो एक्स टू द पावर 3/2 को हम लोग लिख सकते हैं x इंटू रूट ओवर ऑफ एक्स, x इंटू रूट ओवर ऑफ एक्स, और इसके नीचे एक रूट ओवर ऑफ एक्स है ना. तो दिस रूट ओवर ऑफ एक्स एंड रूट ओवर ऑफ एक्स विल बी कैंसल्ड आउट. तो सिंपली मुझे यहाँ से 2 इंटू एक्स मिल जाएगा, x प्लस ए, और नीचे यहाँ पे एक x है, मतलब ये वाला x. देन दिस x एंड दिस x विल बी कैंसल्ड आउट. तो मुझे यहाँ से क्या मिल रहा है, देखो, x प्लस 2x प्लस 2a. सो बेसिकली वी आर गेटिंग 3x प्लस 2a. ये आ गया मेरा x बार का वैल्यू. सिमिलरली हम लोग y बार कर सकते हैं, एंड y बार का फॉर्मूला है y प्लस 1 प्लस y1 स्क्वायर बाई y2. अब सब वैल्यूज यहाँ पर भी हम पुट करेंगे एंड सिंप्लीफाई करेंगे. सो उससे क्या मिलेगा, y प्लस 1 प्लस y1 स्क्वायर. ठीक है, सो 1 प्लस y1 कितना था, a बाई एक्स डिवाइडेड बाई, अब y2 कितना था, माइनस रूट ओवर a बाई 2 1 बाई एक्स टू द पावर 3/2. सिंप्लीफाई करने से क्या होगा, ये पहले तो ये माइनस हो जाएगा और ये जाएगा ऊपर. सो 2 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 बाई रूट ए, और इसको मुझे एलसीएम लेना है फिर से, ये जो ऊपर में जो न्यूमरेटर है, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा x प्लस ए बाई एक्स. ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, एंड व्हाट वी विल गेट, लेट अस सी. जगह नहीं है यहाँ पे, सो बट ओके. अब आगे क्या कैलकुलेशन देखना, ये जो y है ना, इस y के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इस y के जगह पे आई कैन राइट ये वाला, इस y के जगह पे आई कैन राइट ये. ठीक है, क्योंकि मैं सब कुछ x में कन्वर्ट करना चाहता हूँ. सो दिस विल बिकम, है ना, इसके नीचे यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, 2 इंटू रूट ओवर ए 2 इंटू रूट ओवर ए इंटू रूट ओवर ऑफ एक्स, माइनस फिर यहाँ पे क्या है 2 इंटू एक्स इंटू रूट ओवर ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स टू द पावर 3/2 क्या होता है, ऑलरेडी सेट एक्स इंटू रूट ओवर ऑफ एक्स. अच्छा, फिर यहाँ पे क्या है x प्लस ए, और नीचे क्या है, दैट इज x इंटू रूट ओवर ऑफ ए. अब एलसीएम लेते हैं, है ना, x इंटू रूट ओवर ऑफ ए, एलसीएम लेने से क्या बनेगा, दिस विल बी 2 इंटू
a इंटू एक्स रूट एक्स माइनस, अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो दिस विल बी 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर ऑफ एक्स एंड दिस विल बी माइनस 2 इंटू ए एक्स रूट ओवर ऑफ एक्स। तो बेसिकली दिस टर्म एंड दिस टर्म विल बी कैंसल्ड आउट और यहाँ पर भी कुछ सिंप्लीफिकेशन होगा, सो माइनस 2 इंटू एक्स रूट एक्स बाई रूट ओवर ऑफ ए, कुछ इस तरीके से वी आर गेटिंग द थिंग, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस 2 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 बाई रूट ओवर ऑफ ए, दोनों बेसिकली सेम है, दोनों बेसिकली सेम ही है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, अच्छा तो y एक्स बार एंड y बार हमें मिल चुका है। अब हम लोग चलते हैं, अब हमें क्या करना है कि हमें चाहिए एक टारगेट, याद रखना मुझे इवोल्यूट का इक्वेशन निकालना है। तो इवोल्यूट का इक्वेशन निकालने के लिए मुझे x बार एंड y बार के बीच में एक रिलेशन या फिर एक इक्वेशन मुझे फॉर्म करना है, रिलेशन या फिर एक इक्वेशन फॉर्म करना है एंड उसी से ही हमें इवोल्यूट का जो फॉर्म है, आंसर है, इक्वेशन है, वो मिलेगा, ठीक है। और वो कैसे करें देखो, अच्छा पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं दोनों एक बार लिख लेता हूँ कि जो मुझे x बार एंड y बार मिला था, x बार मुझे मिला था, थोड़ा सा इंक चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये फाइनल पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन है। सो x बार हमें मिला था दैट इज़ 3x प्लस 2a, ठीक है, इसको मैं एक मार्क कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। और y बार मुझे अभी अभी मिला है दैट इज़ माइनस 2 इंटू एक्स रूट एक्स बाई रूट ओवर ऑफ ए, इसको मैं 2 मार्क कर देता हूँ। ओके अच्छा अब मुझे एलिमिनेट करना है x को फ्रॉम 1 एंड 2, मैं x को एलिमिनेट करूँगा फ्रॉम 1 एंड 2। तो एक काम करते हैं, दैट इज़ ये जो 1 है इससे x का वैल्यू निकाल लेते हैं। सो क्या आ जाएगा देखो, x का वैल्यू मुझे मिल जाएगा, इस 2a को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाते हैं, सो x बार माइनस 2a बाई 3 कर देते हैं क्योंकि ये x के सामने जो 3 है ये नीचे डिवाइड हो जाएगा, सो वी विल गेट दिस। अब ये जो मुझे मिला है, ये जो x का वैल्यू मुझे मिला है इन टर्म्स ऑफ x बार, वो मैं पुट कर दूंगा कहाँ पे, इस x की जगह पे, ठीक है। मतलब ये इसको मैं x टू द पावर 3/2 लिख लेता हूँ, सो सही रहेगा, है ना। एक काम करते हैं, x टू द पावर 3/2 कर देते हैं तो सही रहेगा। ओके सो क्या मिल जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस 2 बाई रूट ओवर ऑफ ए को मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, x की जगह पे मैं लिखूंगा x बार माइनस 2a बाई 3 होल टू द पावर 3/2 हो गया। अच्छा ये क्या मिला है, ये मुझे y बार इक्वल्स टू ये मिला है। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, क्या कर सकते हो कि इस रूट ओवर ए को मल्टीप्लाई कर दो और 2 को नीचे इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिल जाएगा, यू विल गेट रूट ओवर ए इंटू वाई बार बाई 2, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे होगा माइनस 2 इंटू इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू फिर ये जो है दैट इज x बार माइनस 2a बाई 3 होल टू द पावर 3/2। अब दोनों साइड में स्क्वायर कर सकते हो, उससे ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड होगा, सो a इंटू वाई बार स्क्वायर बाई 4 होगा ये। अच्छा 2 को मैंने डिवाइड कर दिया था ना, ओह सो यहाँ पे ये लिखने का कोई 2 को नहीं करते हैं ना, 2 को वहीं पे रखते हैं, 2 को उधर ही रखते हैं, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा, तो अच्छा ये तो फिर यहाँ पर भी नहीं होगा। अच्छा तो दिस विल बी इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स बार माइनस 2a बाई 3 होल क्यूब, ठीक है। और ये जो 3 का होल क्यूब है ना, 3 का जो होल क्यूब है इसको मैं इधर कर देता हूँ 27 करके, क्योंकि 3 का होल क्यूब 27 होता है। तो ये हो गया 4 इंटू एक्स बार माइनस 2a का होल क्यूब, ये एक फॉर्म जो है मुझे मिल रहा है, सही है, एब्सोल्युटली सही है। अच्छा अब एक्स बार एंड वाई बार को सिर्फ रिप्लेस करना है एक्स एंड वाई से, तो फाइनली जो मेरा आंसर बनेगा इसके बाद नीचे लिखना, ठीक है। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ इवोल्यूट, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ इवोल्यूट इज, क्या करना है 27a, वाई बार को y से रिप्लेस करना है एंड x बार को x से रिप्लेस करना है एंड यू विल गेट योर फाइनल आंसर, यू विल गेट योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो टेक्निक क्या है कि पहले एक्स बार एंड वाई बार का वैल्यू निकालना है, फिर एक्स बार एंड वाई बार से एक रिलेशन बनाना है, एक इक्वेशन बनाना है जिसमें एक्स बार एंड वाई बार रहेगा, फिर फाइनली एक्स बार को एक्स से एंड वाई बार को वाई से रिप्लेस कर देना है टू गेट द फाइनल इक्वेशन ऑफ इवोल्यूट, ठीक है। दो चार और क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन अगेन वी हैव टू फाइंड द इवोल्यूट, सब कुछ ठीक है, लेकिन
एक इंटरेस्टिंग पार्ट है कि जो इक्वेशन गिवन है कर्व का, दैट इज गिवन इन द पैरामेट्रिक फॉर्म। देखो x इक्वल्स टू a इंटू कॉस टी प्लस टी साइन टी एंड y इक्वल्स टू a इंटू साइन टी माइनस टी कॉस टी। टी इज अ पैरामीटर। अब टी हो सकता है, यहाँ पे थीटा हो सकता है ना, लेकिन जो भी हो एक पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन गिवन है। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है और इसको हमें सॉल्व भी करना है आराम से, और इसको पैरामेट्रिक फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले तो हमें x बार y बार निकालना है, वो हम करेंगे भी, एंड सो लेट अस डू इट। कैसे करना है देखो, सॉल्यूशन में आ जाता हूँ इसका। तो हम लोग यहाँ से पहले dx dt, ठीक है, dx dt कर लेते हैं। मतलब ये जो x है इसको पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इट विल बी a इंटू माइनस साइन टी, है ना, और इसका यहाँ पे u v रूल होगा, है ना, कॉस कॉस का डेरिवेटिव तो माइनस साइन हो गया, और यहाँ पे u इंटू वी रूल होगा। तो u को फिक्स रख के v का डेरिवेटिव तो वो हो जाएगा कॉस टी, फिर उसके बाद साइन टी, ये हो गया डन। अच्छा, फिर यहाँ पे dy dt क्या होगा, दैट इज a इंटू कॉस टी माइनस कॉस टी, और फिर प्लस टी साइन टी, ये हो गया। dx dt हो गया, dy dt हो गया, इक्वल्स टू। अब देखो यहाँ पे कुछ सिंप्लीफिकेशन बनेगा, साइन टी कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे कॉस टी कैंसिल आउट होगा, तो मुझे जो मिल रहा है दैट इज 80 कॉस टी, सही है, और यहाँ से मुझे मिल रहा है 80 साइन टी, ठीक है। ओके, अभी तो इसके बाद अभी जो हमें लिखना है दैट इज, अच्छा दैट इज dy dx क्या होगा, फिर dy dx क्या होगा, dy dx मतलब जो हम लोग का y1 है, जो हम लोग फिट करेंगे फॉर्मूला में, तो वो क्या मिल जाएगा, दैट इज dy dt डिवाइडेड बाई dx dt, सही है। अच्छा, तो dy dt क्या मिला हमें, 80 साइन टी डिवाइडेड बाई 80 कॉस टी, सिंप्लीफाई हो रहा है क्लियरली, और ये हमें tan t मिल रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। ओके, अभी हमें d2 dx2 भी चाहिए, जो कि हम लोग का y2 है। तो उसको क्या करना है, तो इसको डेरिवेटिव करना है एक और बार, है ना, मतलब बेसिकली ये है डी डी एक्स ऑफ डी वाई डी एक्स। देखो इतना डिटेल में कहीं पे नहीं मिलेगा, ठीक है, डी डी एक्स ऑफ डी वाई डी एक्स। अब डी वाई डी एक्स क्या मिला हमें, देखो डी वाई डी एक्स हमें टेन टी मिला है। अब प्रॉब्लम यह है कि टेन टी जो कि टी का फंक्शन है, और हमें डेरिवेटिव करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, जो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हमें चेन रूल लगाना होगा, दैट इज ये टेन टी का डेरिवेटिव हो सकता है टी के रेस्पेक्ट में ही, क्योंकि ये टी का फंक्शन है, और यहाँ पे डी डी टी नहीं था, तो मैं यहाँ पे एक डी टी डी एक्स कर दूंगा ड्यू टू चेन रूल, ताकि डी टी कैंसिल आउट होकर मुझे डी बाई डी एक्स ही मिल जाए, जो कि एक्चुअली था। अच्छा, अब देखो डी टी बाई डी एक्स का वैल्यू हमें पता है क्या होगा, 1/80 cos t, तो ये हो गया 1/80 cos t, और tan t का डेरिवेटिव अब क्या होगा, tan का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर आई गेस, सही है। अच्छा, तो फिर यहाँ से सिंप्लीफाई होके क्या दिख रहा है, यहाँ से अगर मैं इस cos t को ऊपर लेके चला जाऊँ तो वो भी sec बन जाएगा। सो बेसिकली sec क्यूब t बाई 80, ये बन रहा है y2 का वैल्यू, ये बन रहा है y2 का वैल्यू, ठीक है। ओके, नाउ अभी हम लोग x बार y बार निकालेंगे, राइट, आ जाओ फिर। ओके, सो एक्स बार का फॉर्मूला यही है, दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो एक्स बार है। तो यहाँ पे ये जो एक्स है, ये एक्स की जगह पे हमें ये लिखना है, ठीक है, ये जो एक्स क्वेश्चन में गिवन है ना, अभी नहीं लिखूंगा, ये बाद में लिखूंगा, पहले इस वाले पोर्शन का कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर लो, फिर उसके बाद मैं वो लिखूंगा, वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा फिर। तो एक्स माइनस, इसको मैं बाद में लिखता हूँ। अच्छा, y1 हमें क्या मिला था, y1 हमें मिला था tan t, ठीक है, इंटू 1 प्लस tan t स्क्वायर, बेसिकली tan स्क्वायर t डिवाइडेड बाई y2 हमें क्या मिला है, y2 मिला है sec क्यूब t बाई 80, तो sec क्या हो गया इसका, sec क्यूब t बाई 80 ये मिला है, इक्वल्स टू x माइनस, तो इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊँ, है ना, तो ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे रेसिप्रोकल होगा, तो इंटू sec क्यूब t ये हो गया। अच्छा, इंटू tan t इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर t होता है sec स्क्वायर t, सही है। ओके, तो sec क्यूब t एंड sec स्क्वायर t थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन होगा, है ना। ओके, क्या मिल रहा है यहाँ पे 80 इंटू tan t को लिख सकते हो, देखो tan t को लिख सकते हो sin t बाई cos t, और नीचे एक sec t रहेगा यहाँ पे, और sec t एंड cos t कैंसिल आउट होके सिंपली मुझे यहाँ से मिल रहा है x माइनस 80 sin t, हो गया डन। अब इसके बाद ये x का वैल्यू मैं पुट करूंगा यहाँ पे, सो क्या था a इंटू कॉस टी प्लस 80 sin t
माइनस 80 साइन टी हो गया। तो 80 साइन टी कैंसिल आउट होगा एंड हमें ए कॉस टी मिलेगा। ये मुझे मिल गया एक्स बार का वैल्यू, है ना, ये मुझे मिल गया एक्स बार का वैल्यू। इसको बॉक्स कर देता हूँ क्योंकि ये हमें बाद में यूज़ करना है। चलते अभी वाई बार में। वाई बार का फॉर्मूला क्या था, वाई प्लस 1 + y1² डिवाइडेड बाई y2। फिर से y मैं बाद में पुट करूंगा, पहले बाकी का कर लेते हैं। बाकी का वैसे देखो सिर्फ बाहर ये tan t नहीं रहेगा, बाकी तो सब कुछ है। दैट इज क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये होगा sec² t क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों का कैलकुलेटेड है, और यहाँ पे आ जाएगा 80 और नीचे रहेगा sec³ t, ये तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। तो सिंप्लीफाई होके यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें मिल जाएगा 80 cos t। ठीक है, अच्छा अब y पुट करते हैं तो क्या है a sin t, है ना, ये देखो ये वाला y मैं पुट कर रहा हूँ मल्टीप्लाई करके, माइनस 80 cos t प्लस 80 cos t, तो ये कैंसिल आउट हो रहा है और यहाँ से मुझे सिंपली a sin t मिल रहा है। तो मुझे y बार मिल गया a sin t। अब मैंने क्या बताया था, x बार एंड y बार से एक रिलेशन बनाना है सो दैट वी कैन हैव द इक्वेशन ऑफ द इवोल्यूट। तो उसके लिए क्या करना है, एक फेमस चीज़ हमारे पास है, दैट इज अ फेमस रिलेशन। कुछ नहीं करना है, सिर्फ इन दोनों को स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दो। किन दोनों को, मान लो इसको मैंने 1 कर दिया, इसको मैंने 2 कर दिया, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2। तो करने से क्या मिल जाएगा, एक्स बार का होल स्क्वायर मतलब एक्स बार स्क्वायर प्लस वाई बार स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर क्या मिलेगा, अगर ए स्क्वायर को कॉमन ले लो तो ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी दिख रहा है जो कि बेसिकली 1 होगा, तो ये ए स्क्वायर ही होगा। तो देयरफॉर, अब मैंने क्या बताया था, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ इवोल्यूट क्या होगा, क्या कर रहा है, एक्स बार को एक्स से रिप्लेस करना है एक्स स्क्वायर, प्लस वाई बार को वाई से रिप्लेस करना है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। सो बेसिकली एक सिंपल सर्कल का फॉर्मूला या फिर इक्वेशन, फॉर्मूला नहीं इक्वेशन हमें मिल चुका है जिसका सेंटर इज एट ऑरिजिन एंड रेडियस इज ए। ठीक है, ओके ठीक है, तो फिर यहाँ तक ही रखते हैं क्योंकि मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मैंने करवा दिया किस तरीके से, लाइक सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सर्कल ऑफ कर्वेचर एज वेल एज इवोल्यूट इनवोल्यूट का सब कुछ मैंने बता दिया कैसे क्या कुछ करना है। अब प्रैक्टिस करो, और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैं क्वेश्चन कराऊंगा जो प्रैक्टिस सेशंस में लेके आने वाला हूँ बिफोर द एग्जामिनेशन, वहाँ पे और भी प्रैक्टिस करेंगे। इस वीडियो में मैं यहीं तक रख रहा हूँ एंड अदरवाइज अच्छा जो PYQ है, जो बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहते हैं उनके लिए जो एक लिंक है वो प्रोवाइडेड है इन द डिस्क्रिप्शन, तो देख सकते हो, इफ़ यू वांट यू कैन ऑप्ट फॉर इट। ठीक है, ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।